ये आप देख रहे हैं असेंबली एरिया असेंबली इंटीग्रेशन एरिया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे स्पेस स्टेशन के लिए। और आज का दिन केरल के लिए खासतौर पर स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही आज जो सबसे बड़ा मिशन देश का स्पेस सेक्टर में गगनयान मिशन, उसकी समीक्षा का भी आज दिन है। और तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में, वहाँ से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री का 2 दिनों का बहुत ही अहम दौरा है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का 3 राज्यों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और गगनयान मिशन, एस्ट्रोनॉट विंग की आज समीक्षा करेंगे। पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है देश का, उसकी समीक्षा का आज बहुत ही अहम दिन, जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि आज वो कौन सी बड़ी सुविधाएं हैं स्पेस सेक्टर में, जिसका अवलोकन और देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। उसमें वीएसएससी का जो ट्राइसोनिक विंड टनल है, एडवांस एरोडायनेमिक टेस्टिंग के लिए जो बनाया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट को जब स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो वो वहाँ के बाहरी वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे और कैसे वहाँ की परिस्थितियों में व्यवहार करेंगे, उसकी टेस्टिंग के लिए ये ट्राइसोनिक विंड टनल बनाई जाती है। और ये एक बहुत ही एडवांस्ड एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी है, जिसकी आज शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही आईपीआरसी जो महेंद्रगिरी है, उसके नए टेस्ट फैसिलिटी का भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जो कि लॉन्च व्हीकल पेलोड की कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देंगी। जैसा कि आपको पता है कि जब रॉकेट छोड़ा जाता है स्पेस स्टेशन से, तो उसके 7 पेलोड्स, जिनमें सैटेलाइट्स को स्थापित करके प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसकी जो कई स्टेज की टेस्ट फैसिलिटीज होती हैं, उसमें सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, जो कि आईपीसीआर महेंद्रगिरी का ये दूसरा प्रोजेक्ट है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन की सप्लाई को टेस्ट कर सकता है और इंजन को 200 टन थ्रस्ट के साथ कैसे एक क्षमता के साथ प्रक्षेपित किया जाए, उसकी टेस्टिंग के लिए ये एक दूसरी टेस्टिंग फैसिलिटी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसका भी आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। स्पेस सेक्टर को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने किए, जिसमें पहले केवल इसे संवेदनशील मानते हुए केवल और केवल इसरो के लिए रिजर्व क्या कहें कि आरक्षित रखा गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब से आए, उन्होंने निजी क्षेत्र के लिए, स्टार्टअप कंपनीज के लिए, छोटी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए। और अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में ही मोदी सरकार ने और बड़ा फैसला लिया, इस एफडीआई की सीमा को, यानी विदेशी निवेश की सीमा को भी स्पेस सेक्टर में बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर आप छोटे कंपोनेंट बनाते हैं सैटेलाइट के, तो उसमें 100% एफडीआई की छूट देने की अब घोषणा कर दी गई है कैबिनेट की तरफ से। और कुछ शर्तों के साथ आप कहें तो स्पेस सेक्टर के जितने भी आयाम हैं, अब उसमें आप सरकारी अप्रूवल के जरिए 100% एफडीआई की सीमा के साथ विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है। ये एक बदलते भारत की पहचान है। अभी जो स्पेस सेक्टर का योगदान पूरे ग्लोबल स्पेस सेक्टर में, भारत के स्पेस सेक्टर का योगदान 2 से 3% है, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 से 6 सालों में ये योगदान बढ़ा है। और लगातार आप देखिए तो 100 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां स्पेस सेक्टर में आ रही हैं, कुछ रॉकेट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स के इंजन बना रही हैं, और इन सभी को टेस्ट करने की जो फैसिलिटी है वो इसरो देता है। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेक्टर पे और काफी इंपॉर्टेंट दिन। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी विशेष संवाददाता जो कि दक्षिण भारत पर अपनी निगाह रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी। कितना इंपॉर्टेंट है आज का, और क्या कुछ बड़ी फैसिलिटीज हैं जो आज देश को मिलने जा रही हैं? जी देखिए अजय, बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही ऐतिहासिक दिन। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, एक वक्त हुआ करता था जब इसी स्पेस सेंटर में, जो तुम्बा में मौजूद है, ये साइकिल पर रॉकेट लाई गई थी 1963 में। और आज इसी सेंटर में, इसी तुम्बा में
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान का जायजा ले रहे हैं। गगनयान मिशन की तैयारी जो है उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। और इसी जगह से, यहीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 उन एस्ट्रोनॉट्स को भी दुनिया के सामने उनका इंट्रोडक्शन देंगे। अभी अभी ये 4 एस्ट्रोनॉट्स तैयार होकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए डाइस पर पहुंच रहे हैं। तो ये चारों एस्ट्रोनॉट्स जो है ये वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं और इन चारों में से 1 या 2 का सिलेक्शन फाइनल होगा। लेकिन चारों ने रशिया में पूरी ट्रेनिंग हासिल की है और ये चारों पूरी तरह से इस वक्त तैयार हैं गगनयान मिशन में जाने के लिए। ये सबसे बड़ा सस्पेंस था अभी तक के गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स यानी गगनॉट्स कौन होंगे। तो आज प्रधानमंत्री ये सस्पेंस खत्म करेंगे और इन चारों गगनॉट्स को विंग्स यानी जो ऑनर का बैज होता है वो इन्हें प्रदान करेंगे। आयशा जी, तो क्या बहुत ही बड़ा दिन। क्या आपकी बात उनसे हुई? उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं वो गगनयान के प्रथम अंतरिक्ष यात्री? आप अगर उनके मन को टटोल पाई हो? जी देखिए, मैं अभी यही उनके साथ ही यहाँ पर बैठी थी, लेकिन इन्हें अभी कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, क्योंकि टॉप सीक्रेट रहा अभी तक ये मिशन, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ये बात सबसे करेंगे। लेकिन मेरे लिए एक पर्सनल बहुत ही खास क्षण ये रहा कि इनमें से एक जो एस्ट्रोनॉट जो है मेरी ही फ्लाइट में बैंगलोर से तिरुवनंतपुरम पहुंचे और मेरे ही पीछे वो सीट पर बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आप इसी फ्लाइट में थे? तो वो हंसने लगे। तो इस तरह से उनका पूरा परिवार, इन तमाम गगनॉट्स का परिवार जो है उनके साथ आया है। वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं। तो बहुत बड़ा दिन है इनके लिए भी। और ये जो ट्रेनिंग है बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग इन्होंने ली है सिमुलेटर्स में और पूरी तरह से ये तैयार है। देखिए, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जो है स्पेस वॉक कर चुके हैं, स्पेस जा चुके हैं। लेकिन ये मिशन जो था वो रशिया के साथ था। ये गगनॉट्स के लिए बहुत बड़ा मिशन इसलिए है क्योंकि गगनयान जो है भारत का अपना मिशन है, इंडिजिनस मिशन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये मिशन तैयार हुआ है। तो प्रधानमंत्री इस समय जो गगनयान असेंबली एरिया है, ये बहुत ही दिलचस्प गगनयान असेंबली एरिया है अजय। यहाँ पर आपको देखते हुए एक बूस बम्स आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गगनयान के वो तमाम पुर्जे रखे गए हैं, तमाम नट बोल्ट रखे गए हैं और वो एक्चुअल साइज के जो कैप्सूल्स हैं जो जिसमें गगन यात्री ट्रैवल करेंगे, ये भी यहाँ पर रखे गए हैं। और व्योम मित्र, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्योम मित्रा को भी देखा। व्योम मित्रा जो है इस साल गगनयान की पहली यात्री होगी, यानी एक ह्यूमनॉइड रोबो जो है इसरो ने तैयार किया है। और ये रोबो जैसे ही गगनयान की जो फाइनल टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, ये तैयारी करके ये अंतरिक्ष भेजी जाएगी। और व्योम मित्रा पूरी तरह से सक्षम है इस पूरे मिशन का जायजा लेने के लिए, पूरी रेकी करने के लिए, ताकि अगले साल 2025 में जब ये एस्ट्रोनॉट्स जो मानव मिशन होगा जब जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो व्योम मित्रा के साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन भी रहा। व्योम मित्रा एक रोबो है जो एआई के जरिए बातचीत भी करती है और व्योम मित्रा का मतलब ही है व्योम स्पेस और मित्र, यानी ये हमारे देश की स्पेस की एक मित्र है जो गगनयान मिशन में हेल्प कर रही है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं आयशा जी जो इस बार हम देख पा रहे हैं। हालांकि आपने पूरा वो दृश्य सजीव देखा होगा, हमें तो कुछ ही हिस्से उसके नजर आ रहे हैं और वाकई बहुत ही रोमांचित करने वाला एक क्षण है जब प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं व्योम मित्र के साथ। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये कैसे वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में, मुझे लगता है कि भारत की तरफ से वो पहली यात्री होंगी जो कि इन गगन यान पर यात्रा की जाने से पहले लेके जाएंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन 2024 गगनयान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है। आपको याद होगा आयशा जी की जब शुरुआत हुई तो आदित्य L1 अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। उससे पहले हम चांद की दक्षिणी ध्रुव के पर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन 2024 मुझे लगता है गगनयान के नाम ही रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। 2024 में व्योम मित्रा गगनयान का मिशन जो है उसमें उड़ान भरेगी। तो जाहिर सी बात है ये गगनयान के लिए बहुत अहम क्षण रहेगा, क्योंकि ये व्योम मित्रा का जो फीडबैक होगा, जो रेकी सिस्टम जो इन प्लेस रहेंगी, ये तमाम चीजें फाइनल गगनयान मिशन में इंटीग्रेट की जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा अभी दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान असेंबली एरिया में व्योम मित्रा से इंटरेक्ट कर रहे हैं। व्योम मित्रा
बाइलिंगुअल भाषा बोलती है, यानी दो भाषा बोलती है, अंग्रेजी और हिंदी। और प्रधानमंत्री कुछ कमांड्स भी दिए हैं, तो विमित्रा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है हिंदी में। और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए जो आप बड़े बड़े पैराशूट देख रहे थे, ये गगनयान का एक अहम टेस्ट का हिस्सा था। ये इसको ड्रग टेस्ट कहा जाता है। देखिए, जब मानव मिशन जाएगा, जब एस्ट्रोनॉट को लेकर ये मिशन जाएगा, तो इस कैप्सूल को उड़ान भरने के बाद, रॉकेट से अलग होने के बाद, ये जो है समंदर में अपनी स्पेस यात्रा पूरी करने के बाद इस समंदर में गिरेगा। ये रिकवरी कैप्सूल है, क्योंकि सुरक्षित वापस गगनयान के यात्रियों को वापस लाना है। तो ये जो कैप्सूल है वो समुद्र में गिरेगा। इसकी टेस्टिंग हाल ही में इसरो ने किया था। और ये जो बड़े बड़े पैराशूट जो खुलते हैं, जो कलरफुल पैराशूट आपने देखे, इन पैराशूट के जरिए इस कैप्सूल की गति पर कंट्रोल करने के लिए ये पैराशूट जोड़े गए हैं। तो इसे ड्रग टेस्ट कहा जाता है। तो जैसे ही ये कैप्सूल समंदर में गिरेगा, तो इस कैप्सूल को भारतीय नौसेना जो है उसे रिकवर करेगी और उसके बाद सुरक्षित गगनयान के यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा। बहुत दिलचस्प टेस्ट इसरो ने किया था। और हाल ही में इसरो ने कुछ ही समय पहले 10 दिन पहले इसरो ने क्रायोजेनिक CE-20 इंजन का भी टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया। उसके बाद इसरो ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो रॉकेट गगनयान को लेकर उड़ेगी, जो LMV Mark 3 रॉकेट है, ये ह्यूमन रेटेड है। यानी ह्यूमन रेटेड रॉकेट का मतलब होता है कि सुरक्षित गगनयान यात्रियों को वापस धरती पर लाना और किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो उसे अंतरिक्ष में पहुंचाना है। तो ये ह्यूमन रेटेड रॉकेट अब तैयार हो गया है। देखिए, ये भी क्रायोजेनिक रॉकेट जो है भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो इसरो ने तैयार की है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और इसरो ने भारत में आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम की है। और गगनयान मिशन जब उड़ान भरेगा, जाहिर सी बात है भारत एक नया इतिहास रचेगा। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पॉलिसीज, जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, और हर बार आगे से वो नेतृत्व लेते हैं, चाहे वो चंद्रयान हो या फिर आदित्य L1 हो या फिर दूसरे मिशन हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो स्पेस में रिफॉर्म पिछले कुछ सालों से आए हैं, उससे ये साबित होता है कि इसरो एक के बाद एक माइलस्टोन हासिल कर रहा है। आशा जी, ये तस्वीरें हैं, वो हम ये भी देख रहे हैं कि भारत का स्पेस विजन 2047, उस पर भी एक विशेष असेंबली एरिया में एक कैटेगरी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया। हमें याद आता है वाइब्रेंट गुजरात 2024, जहां पर स्पेस रोडमैप को लेकर के एस सोमनाथ, जो कि प्रधानमंत्री को इस वक्त पूरे गगनयान और सारी असेंबली एरिया के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम 2047 तक अपना विजन निश्चित कर चुके हैं। भारत अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है, अपने मून पर आधारित इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकता है। तो सवाल यह है कि ये जो विकास की यात्रा 2047 तक भारत की अमृतकाल की यात्रा है, उसके लिए स्पेस सेक्टर आपको वहां से, जहां पर आप हैं, खासतौर पर बैंगलोर और श्रीहरिकोटा के साथ साथ आप ये केरल के इस थुम्बा में भी हैं, तो दक्षिण भारत से किस तरह का आपको विजन नजर आ रहा है? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल गगनयान की सफलता के बाद इसरो के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। साल 2047 जो है इसरो के लिए एक चुनौती, एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस का गठन किया है, जहां पर प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र मिलकर स्पेस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ये विजन जो है इसके जरिए पूरा होगा। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कही जा रही है, इसके लिए भी इसरो ने तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, भारत के सामने एक के बाद एक मिशन तैयार है और इसरो एक एक सफलता के बाद अपने दूसरे मिशन में लग जाता है। देखिए, इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे प्रोफेसर UR राव, उनका एक सपना था कि चांद पर बस्तियां बसाई जाएंगी। यानी चांद पर बस्तियां बसाने के अलावा जो इंटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन है, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए आपको सुविधा होगी। तो ये जो है वैज्ञानिकों का एक सपना था। वैज्ञानिकों ने इस सपने को देखा है, क्योंकि आने वाले सालों में धरती पर जिस तरह का जो गतिविधियां हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमें दूसरे ग्रहों की तलाश भी करनी होगी। तो इस दिशा में इसरो काम कर रहा है और इसरो इंटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस की भी तैयारी कर रहा है। तो ये इसरो के लिए
एक विजन जो है वो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को दिया है और इसरो एक के बाद एक इस विजन को तैयार कर। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्रू कैप्सूल का जायजा ले रहे हैं। ये क्रू कैप्सूल है, ये एक्चुअल साइज का क्रू कैप्सूल है जिसमें गगननॉट्स यानी एस्ट्रोनॉट्स अंदर रहेंगे, इसमें सफर करेंगे वो। और ये जो कैप्सूल है ये पूरी तरह से उनके लिए एक नया लाइफ सिस्टम उन्हें प्रदान करेगा। और यही कैप्सूल है जो अंतरिक्ष से फिर समुद्र में जाकर उतरेगा और समुद्र से इन एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल फ्लेज रिव्यू करते हुए गगनयान का बहुत ही दिलचस्पी के साथ, देखिए प्रधानमंत्री की जो जिज्ञासा है स्पेस को लेकर बहुत साफ नजर आती है। जब वो चंद्रयान की सफलता के बाद, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जब इसरो पहुंचे थे, उस वक्त भी उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। उन्होंने अपनी तरफ से हर एक वैज्ञानिक को उन्होंने बधाई दी थी। और जब पिछला चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने किस तरह से पूर्व इसरो के चेयरमैन शिवन को गले लगाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में हमेशा से आगे रहे हैं और स्पेस क्षेत्र उनके दिल के बेहद करीब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गगनयान असेंबली एरिया में मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो एस्ट्रोनॉट से भी मुलाकात करेंगे। चारों एस्ट्रोनॉट तैयार हैं, सबकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है और पहली तस्वीरें आप सबके सामने होंगी। ये तमाम चारों ग्रुप कैप्टन जो है वो विश्व के सामने आएंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि कैसे भारत ने एक रॉकेट को, जो तुम्बा में ही साइकिल पर जो रॉकेट को ले जाते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, और इसी जगह पर, इसी तुम्बा में आज गगनयान भारत का इंडिजिनस मिशन तैयार हो रहा है। और इसी जगह से वो एस्ट्रोनॉट्स भी एक कमिटमेंट लेंगे कि वो भारत के प्रधानमंत्री के इस विजन को पूरा करें और भारत के स्पेस क्षेत्र को और ऊंचाई तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने आयशा जी। और आज का दिन न केवल गगनयान के लिए बल्कि देश के स्पेस सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण, जिस तरह से आयशा जी हमारी बता रही हैं कि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं जिसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर इस पर लगातार आयशा जी बनी हुई हैं, वो यही कि गगनयान के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनसे परिचय आज देश और दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे। और आज इस वक्त तिरुवनंतपुरम से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जहां पर वो अब से थोड़ी देर बाद गगनयान मिशन की समीक्षा करेंगे, या यूं कहिए कि आप असेंबली एरिया में इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इंटीग्रेटेड पार्ट्स इस वक्त बता रहे हैं। और पुष्पक, आप देखिए इसके पीछे पुष्पक नाम का एक और यान नुमा एक संयंत्र आपके पीछे। आयशा जी, ये पुष्पक के बारे में कुछ आप जानकारी दे सकती हैं? व्योम मित्र के बारे में आपने बड़ी खूबसूरत जानकारी दी कि कैसे एक रोबोट को पहले मनुष्यों से पहले लेके जाया जाएगा, जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं। ये पुष्पक क्या है, और खासतौर पर स्पेस स्टेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो शायद यही एस्ट्रोनॉट्स जब 2025 में जाएंगे तो इन्हीं स्पेस स्टेशन पर, जो कि यहां से 120-140 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होगा, वहां पर वो थोड़ा स्टे कर पाएंगे कुछ समय के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। गगनयान मिशन जो है वो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में पहुंचेगा और ये लगभग 3 दिन का मिशन होगा। और इस 3 दिन के मिशन में भारत जो है विश्व के सामने ये साबित कर देगा कि भारत वो क्षमता रखता है कि एक सुरक्षित मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज सके। और उसके बाद जो भारत का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार होगा, उसमें भी इन्हीं एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट इस स्टेशन पर भी जा सकता है। तो यही इस वक्त उम्मीदें लगाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन, जो साल 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री ने दिया है, इस विजन के साथ साथ इसरो वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। देखिए, आज जो PSLV का इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो श्रीहरिकोटा में है, प्रधानमंत्री यहां से उसका उद्घाटन करेंगे। ये भी बहुत दिलचस्प है। PSLV छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला रॉकेट होता है, और ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम अब जो तैयार हो रहा है, इससे PSLV ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, यानी 6 से 15 सैटेलाइट लॉन्च कर लेगा और छोटे छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च कर लेगा। देखिए, अब जो इसरो के पास टेक्नोलॉजी है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, छात्र सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र में
प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है, और जब से इन स्पेस तैयार हुआ है तो कई जो स्पेस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं और कई जो इस क्षेत्र से जुड़े एमएसएमईज हैं, ये तमाम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रोत्साहन है कि वो इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो अपने जो मिशन है उसे कामयाब बना सकते हैं। और खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रोपल्शन सिस्टम के सेमी क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। ये भी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है सुरक्षित सैटेलाइट को सुरक्षित लॉन्च करना। तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्पेस क्षेत्र के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है, जो आने वाले दिनों में जो स्पेस का एक विजन है, साल 2047 का जो विजन है, इसके लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अभी भी गगनयान इंटीग्रेशन असेंबली एरिया में है और पूरी दिलचस्पी के साथ वो जानकारी ले रहे हैं, हर छोटी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ लगातार प्रधानमंत्री के हर उस चैलेंज को कबूल लेते हैं और हर उस चैलेंज पर खरे उतरते हैं। तो इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कल हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि उनके लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 को लाल किले से गगनयान मिशन का अनाउंसमेंट किया था, ऐलान किया था कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन में जाएंगे, तो उन्होंने अब इस मिशन का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर दिया है। ब्लूप्रिंट क्या, ये तो पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुका है और अब बस जो मित्रा के उड़ान भरने की देर है, जो इस साल होगी, करीब अक्टूबर या नवंबर में होगी और उसके बाद अगले साल एस्ट्रोनॉट जो है इस मिशन में अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे। एमएसएमई का आपने जिक्र किया आयशा जी, कितना बूस्ट मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि उसको लेकर के भी आज टेस्टिंग फैसिलिटी जिसका जिक्र आपने किया उसकी शुरुआत करेंगे और बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरी टेस्टिंग फैसिलिटीज होती है जिसमें आप एक आर्टिफिशियल स्पेस का निर्माण करते हैं। जी देखिए, इसरो के साथ एक बहुत बड़ा एमएसएमई का इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, हजारों की संख्या में वेंडर्स जुड़े हुए हैं और ये जो है एचएएल जैसी बड़ी बड़ी पीएसयूज जो है वो भी इसरो के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एचएएल ने ही गगनयान का जो कैप्सूल है उसको तैयार किया था। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। एमएसएमई सेक्टर जबकि सैटेलाइट, जैसे कि मैंने बताया, पीएसएलवी रॉकेट के जरिए ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी, उड़ान भरने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। जी 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 जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं आशा जी। जी, एमएसएमई जो अपना जो इकोसिस्टम है उसको और बल देंगे और जो डिमांड बढ़ेगी तो इस डिमांड के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। तो ऐसे इसरो का जो ये स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक दूसरा लॉन्च पैड तैयार हो और अब महेंद्रगिरी में जो सेमी क्रायोजेनिक टेस्टिंग सिस्टम तैयार हो रहा है और पीएसएलवी का इंटीग्रेटेड सिस्टम जो श्रीहरिकोटा में तैयार हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसके साथ जुड़े हैं एमएसएमई की एक बड़ी चेन सप्लाई लिंक। और इन स्पेस के जरिए जो इसरो का प्राइवेट पार्टनर्स को मौका देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इनके जरिए ये इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इन स्पेस ने ऐसे कई मौके दिए हैं, प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जो अपना ओन रॉकेट तैयार करने के बाद इसरो की जो फैसिलिटीज है, जो लॉन्च पैड सिस्टम है, उसे इस्तेमाल करके वो रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो अजय, वो दिन दूर नहीं जब आप भी अगर चाहें तो एक अपना रॉकेट तैयार कर सकते हैं और इसरो के लॉन्च पैड से उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इतना आसान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस पॉलिसी को, स्पेस सेक्टर को। और ये जो है आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तुम्बा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेटमेंट पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं, एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं कि इसी जगह से जहां पर हमने साइकिल पर रॉकेट लाया करते तो यहीं पर हम आज गगनयान को असेंबल किया है और यहीं से भारत के एस्ट्रोनॉट
इसी गगनयान मिशन को असेंबल होने के बाद श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेंगे। बिल्कुल सही कहा। और भले ही आपने हल्के फुल्के अंदाज में कहा हो कि शायद हम भी अपना एक सैटेलाइट बना करके लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारे विद्यालयों में लोग स्टूडेंट सैटेलाइट बना रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने सैटेलाइट्स बना करके और उसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो तीसरी फैसिलिटी है आयशा जी, वो पीएसएलवी लॉन्च फ्रीक्वेंसी एंड सपोर्टिंग स्मॉल व्हीकल्स की है, जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी। अभी हम श्रीहरिकोटा से करीब करीब 6 लॉन्चेस कर पाते हैं पीएसएलवी की हम बात करें। ये कहा जा रहा है कि एक तो श्रीहरिकोटा का विकल्प भी तैयार किया जाना चाहिए, दूसरा इसके खुद की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। तो हो सकता है अभी हम 6 से 12 या फिर उससे भी ज्यादा प्रक्षेपण कर पाए साल भर में, और भी ज्यादा आपका शेड्यूल बिजी होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसरो का दूसरा लॉन्च पैड भी तैयार हो रहा है तमिलनाडु में, और ये लॉन्च पैड, इस लॉन्च पैड से भी कई लॉन्चेस हो सकते हैं। देखिए, इसी लॉन्च पैड पर माफ कीजिएगा, श्रीहरिकोटा में ही 2 लॉन्च पैड है। इसके अलावा तीसरा जो लॉन्च पैड है वो भी तमिलनाडु में तैयार हो रहा है, और इसके जरिए जो एसएसएलवीज हैं, जो पीएसएलवी है, जो छोटे सैटेलाइट्स हैं, वो लॉन्च किए जा सकते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है अब इसरो के साथ मिलकर काम करने के वजह से ये डिमांड और बढ़ सकती है। तो एक के बाद एक सीरीज की उड़ान जो है इसरो के लॉन्च पैड से होती रहेंगी। तो ऐसे में इसरो के लिए दूसरा लॉन्च पैड, एक और लॉन्च पैड तैयार करना बेहद जरूरी था। तो ये दूसरा लॉन्च पैड भी अभी तमिलनाडु में तैयार हो रहा है। कुछ ही समय के बाद ये भी यहाँ से भी रॉकेट्स टेक ऑफ करने के लिए पूरी तैयारी कर दी जाएगी। तो इसरो अब क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इसरो के लिए एक बेहतरीन मौका है जो इसरो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें दे सकता है, और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो युवा हैं, जो इनोवेशन लाते हैं इस क्षेत्र में, उन्हें अपने साथ लेकर काम कर सकता है और नए सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कशन पर जाना चाहता हूं, जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है, जो मेरा बड़े फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब हम लोग ने स्टार्टअप चैंपियन किया था, उसमें स्पेस सेक्टर शायद सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा था, और उस तीन बड़े प्लेयर्स जो दक्षिण भारत से ही आते हैं, एक तो इंजन बना रहे थे, दूसरे सैटेलाइट बना रहे थे, और तीसरे जो थे वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे थे। तो ये तीनों कितना डाइवर्सिफिकेशन है, स्टार्टअप्स कितना ज्यादा स्टिमुलेट हो पाएंगे, बूस्ट हो पाएंगे। आज की टेस्टिंग फैसिलिटी शायद उनको भी बहुत मदद करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। स्टार्टअप्स के ये जो तमाम युवा सीईओ हैं स्टार्टअप्स के, जैसे बेलेट्रिक्स है और जो स्काईरूट है, ये तमाम स्टार्टअप्स जो है इस पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। आपको रोकना चाहेंगे, सीधे प्रसारण के लिए आयशा जी हमें जाना पड़ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर आ चुके हैं, और समूचे विश्व को अब इंतजार प्रधानमंत्री के संबोधन का। गगनयान, उसके असेंबली लाइन का परीक्षण, अवलोकन, और उसके बाद अब दुनिया के सामने होंगे भारत के वो एस्ट्रोनॉट जो गगनयान का हिस्सा होंगे। અને દેશની ઉન્નતિ માટે આપનો અથાગ પ્રયાસ એ અમારા માટે પ્રોત્સાહન છે। અમે વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટરમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। On this momentous occasion, we extend a very cordial welcome to the esteemed dignitaries on the dais and to everyone present here. May I now request Chairman ISRO and Secretary Department of Space, Shri S. Somnath, to welcome and felicitate Honorable Prime Minister by presenting a figurine of Ananta Shayanam as a token of our gratitude and respect. What could be a more befitting memento than the idol of Ananta Padmanabhan himself in the city of Ananta? I once again request Shri S. Somnath to present a model depicting the Gaganyaan orbital module and the Bharatiya Antariksh Station to Honorable Prime Minister as a token of our gratitude and immense pleasure. Thank you, sir. May I now request Chairman ISRO and Secretary Department of Space, Shri S. Somnath, to deliver the welcome address. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan ji, Most respected Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan ji,
Most respected Minister of State for Government of India, Shri V. Muralidharan Ji, all the invited guests, industry captains, representatives of space startups, all my dear colleagues from ISRO, IN-SPACe, NSIL and Department of Space, my heartiest welcome to Vikram Sarabhai Space Center ISRO, which is the birthplace of rockets and the mother center of the space technology. This is a golden day for the entire ISRO, having our Prime Minister in our midst, being an ISRO center, and facilities to take a review of the progress of Gaganyaan for VSS. It's also a historic event, the very first ever visit of our Honorable Prime Minister to this center after almost 40 years. The significance when PM is dedicating to the nation 3 of the important major projects of ISRO, which was approved a few years back and completed on time and cost, but for some difficulties that we faced during the COVID times, the PSL integration facility, the semi-cryo integration and testing facility, the trisonic wind tunnel mark significant additions to the infrastructure of ISRO, which will help in enhancing the launches, support new developments for the entire space sector. We have seen tremendous progress and accomplishment by ISRO in the last 10 years in terms of the missions accomplished, programs launched, and also the Chandrayaan 3 and Aditya L1 that made the world look India with great respect. With the vision and support of our Honorable Prime Minister, the space sector is going through rapid transformation for expansion, unlocking the space sector, the new space policy of 2023, the FDI policy, enabling the regulating the NGEs in all domains of space activities through IN-SPACe. The long-term space vision for the Amrit Kaal has already been announced by our Honorable Prime Minister. The vision is created for accomplishing the Vikasit Bharat with space sector as a torchbearer. The vision, in addition to rapid expansion of space economy, to have scientific accomplishments such as long-term human space missions, building Bharati Antariksha Station, continued exploration of Moon and other planets, and also to have an Indian on the Moon by 2040. We in ISRO wish to assure you, sir, that we will do our best in bringing the best in our technological, industrial, entrepreneurial, and academic capabilities in India to achieve the leadership in space domain and make Bharat achieve its status during its journey to Vikasat the nation. Let me take this opportunity to heartily welcome all our Honorable Prime Minister once again to Vikram Sarabhai Space Center and thank him for the time spent here. I also wish to fondly welcome our Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan Ji. I heartily welcome the most respected Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan Ji. I heartily welcome the most respected Minister of State, Shri Muralidharan Ji. I also welcome all of you, distinguished invitees and my dear colleagues, to witness the historic occasion and to listen to the words of our dear Prime Minister. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now, I request Honorable Minister of State for External Affairs, Shri V. Muralidharan, to kindly address the gathering. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, respected Chief Minister of respected Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan ji, respected Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan ji, senior functionaries, scientists of VSSC, other invited dignitaries, namaskaram to all of you. Today is a great day for Kerala in many ways. This is the third visit of the Honorable Prime Minister to Kerala during this year in the span of last 2 months. And it is the first visit of Prime Minister to Kerala after the Prana Pratishtha of Ram Lalla in Ayodhya. Friends, I join the people of Kerala in expressing gratitude for your special concern for the welfare and for the development of the state through a series of rail, road and massive infrastructure projects during the last 10 years. We are privileged to witness the inauguration today of the 3 highly significant facilities of ISRO, which hold significant national relevance by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. These developments are set to script a new chapter in India's space journey. Respected scientists, other functionaries of PSSC, I would like to congratulate you for the exceptional achievements that you have achieved, which has made India proud before the whole world. You have taken India's name across the world and made everyone proud. And India's space sector
which has undergone many changes, including which has helped in many ways, in many areas. It is not just only launching of satellites, but it has been helping the poor, the common man of the country. And that has been as per the spirit, the vision that Honorable Prime Minister has been putting before the people of this country. Whether it is agriculture, or it is startups, or it is highways, railways, smart cities, water mapping, in every way, these expeditions, efforts that are being made by the scientists of ISRO has been helping every common man of the country. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശം ഇനി മലയാളികൾ ഭരിക്കും എന്ന ഒരു തലക്കെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഡോക്ടർ സോമനാഥിനെയും ശ്രീ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരെയും കുറിച്ചായിരുന്നു പരാമർശം. ഭാരതത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ ഓരോ കുതിപ്പിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് തുമ്പ VSSC കൂടിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കടലോര ഗ്രാമമായ തുമ്പയുടെ പ്രശസ്തി ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് VSSC ആണ്. റോക്കറ്റുകളും പേലോഡുകളും ഒക്കെ സൈക്കിളുകളിൽ പോലും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് 1963 നവംബർ 21 ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൗണ്ടിംഗ് റോക്കറ്റ് തുമ്പയിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 60 വർഷം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ചന്ദ്രയാനാവട്ടെ, ഗഗൻയാനാവട്ടെ, ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ സൂപ്പർ പവറാകാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തുമ്പ VSSC ഉണ്ട്. ഏതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും അതിലൂടെ അവരുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന VSSCയിലെ ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞനെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ ഓരോ നേട്ടവും കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രധാനമാണ്. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം, ദുരന്ത നിവാരണം, സുരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആശയവിനിമയം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഓഖി അടക്കമുള്ള ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റുകൾ സംഹാരതാണ്ഡവമാടിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ തീരത്തിന് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപമെടുക്കുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ബഹിരാകാശത്തെ ഗവേഷണ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റം മൂലമാണ് എന്ന് മലയാളികൾ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി സ്മരിക്കുകയാണ്. As we celebrate this momentous occasion, let us also reaffirm our commitment to harnessing the power of science and technology for the greater good of the entire humanity. So let us all march ahead on the path that is shown by the Honorable Prime Minister to fulfill the mission of Honorable Prime Minister to make India a developed India by the year 2047. With these words, I conclude. Once again, congratulations to all of you. Thank you, sir. I now request Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, to say a few words on this occasion. ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി, ബഹുമാനരായ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി, കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻജി, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകാൻ പോകുന്ന 3 പദ്ധതികളാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവ 3ഉം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. We are glad that the Honorable Prime Minister is here with us today. Let me extend a warm welcome to him. Kerala is privileged to aid in our country's development, especially in aerospace research, which we have had the honor of enabling right from its inception. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമെന്ന നിലക്ക്
കേരളത്തിനിത് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 6 ദശാബ്ദം മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം എന്ന ആശയവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സമീപിച്ച ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായിയെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം തന്നെ തുമ്പ എന്ന ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ അതിനായി സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും അവർക്ക് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ബിഷപ്പ് പെരാരയെപ്പോലുള്ള സഭാ നേതാക്കളെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാതിരിക്കാനുമാവില്ല. ഇവിടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയത്. ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ VSCയിലുള്ളത്, ട്രൈസോണിക് വിൻഡ് ടണൽ. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണ്. ഇത് ശബ്ദത്തിന്റെ 4 ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ വരെ വായുവിനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള യന്ത്രമാണ്. റോക്കറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ശൈശവദശയിൽ തൊട്ടേ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം കൂട്ടുകയും ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു എന്നത് നാടിനാകെ അഭിമാനകരമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ വികസനത്തിൽ കേരളം നൽകുന്ന മികച്ച പിന്തുണയുടെ ഉദാത്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്. മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള മാറുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണവുമാണിത്. ചന്ദ്രയാൻ 3 മിഷനിലും ആദിത്യ മിഷനിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്ക് ഇന്ത്യയുടെ യശസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വാനോളം ഉയർത്തുകയാണ് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ. മനുഷ്യനെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഗഗൻയാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ രാജ്യം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത്. അതിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന VSSCയിലെ ട്രൈസോണിക് വിൻഡ് ടണലും മഹേന്ദ്രഗിരിയിലെ സെമി ക്രയോജനിക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ PSLV ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും. ഈ 3 സംവിധാനങ്ങളും 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ 3ഉം രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ മുന്നേറ്റത്തിനാണ് വഴിവെക്കുക. ആ നിലക്ക് രാഷ്ട്ര പുരോഗതിക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വലിയ സംഭാവനയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം കൂടിയാവുകയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി. ഈ 3 സംവിധാനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഇവ 3ഉം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തൊഴിലാളികളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാൻ VSSCക്കും ISROയ്ക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. Thank you, sir. Next event is the dedication of facilities to the nation by Honorable Prime Minister. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करना चाहूंगी कि वे सेरेमोनियल बटन दबाकर इन फैसिलिटीज का उद्घाटन करें और इन्हें राष्ट्र को समर्पित करें।
have the live video from the 3 facilities which have been just inaugurated. Now, we present a brief video on the achievements of ISRO over the past decade. In the new space era, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Indian Space Research Organization, ISRO, has been a beacon of technological progress. Over the past decade, under his diligent stewardship, Bharat has witnessed remarkable growth in all sectors. Some of the major milestones of the last decade in the space odyssey of India are Mangalyaan, the prestigious mission to Mars, मॉम का मंगल से मिलन हो गया. LVM-3, the most powerful rocket of India meeting international customer requirements, SSLV, versatile launch vehicle with quick realization time for small satellites, autonomous landing of reusable launch vehicle RLV, Chandrayaan-3, the path-breaking mission to the moon. और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा. Aditya L1, seeking solar activity. With all these, India has now solidified its position as a global space power. The Honorable Prime Minister had announced to the entire world from Red Fort on the Independence Day of 2018 that India would undertake a human space flight, Gaganyaan. मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे. This prestigious national endeavor is now making rapid strides to fulfill the dreams of the millions of Indians. Major development and qualification tests are already undertaken. The historic announcement of the new space policy by Bharat Sarkar has opened opportunities for private entrepreneurs, enabling the emergence of hundreds of startups. Today, on 27th February of 2024, we feel proud and privileged when our Honorable Prime Minister dedicates 3 world-class facilities to the nation. PSLV Integration Facility at SDSC Shar, the Spaceport of India, will enable more frequency of PSLV launches from 6 to 15 every year. The new semi-cryogenics integrated engine and stage test facility at IPRC Mahendragiri will be a feather in its cap, enabling fast development of semi-cryo technology that will augment payload capability. Wind tunnels are essential for aerodynamic characterization of aerospace vehicles in atmospheric regime. That wind tunnel at VSSC being inaugurated today is a complex technological marvel and a perfect demonstration of ISRO's synergetic partnership with industries. Together with the unwavering patronage of our revered Prime Minister, Shri Narendra Modi, ISRO and the Indian space sector is weaving a tapestry of dreams, casting our gaze towards the cosmic horizon. Going up the ladder and keeping his pace, ISRO is determined to achieve one of its biggest feats with its prestigious Gaganyaan mission. An integral part of this mission will be the dreamers, the adventurers, the valiant men with courage beyond the skies. Ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause our nation's pride, the astronaut designates for prestigious Gaganyaan mission. With honor and great pleasure, I request the astronaut designates to kindly come on the dais. Now, we have a short video on the astronaut training that depicts the rigorous training undergone by them for the past few years.
The wonders of space have always captivated humanity. For the maiden Indian human spaceflight mission, Gaganyaan, ISRO, in collaboration with the Indian Air Force, selected the crew from a pool of talented test pilots. These pilots underwent a battery of clinical, aeromedical and psychological tests. Finally, the National Crew Selection Board recommended 4 test pilots from the Indian Air Force for the Gaganyaan crew training program. The selected crew members were trained at the Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia, for a period of about 13 months. This training covered various aspects of a space mission, such as parabolic flights, survival training in off-nominal snow, desert and water landing, as well as extreme environment stressors. After returning, the astronauts are being trained in the newly established training facility. Through the Gaganyaan crew training simulators, mock-ups and state-of-the-art virtual reality tools, the space crew is also getting trained in various human-centric products and survival scenarios. Physical fitness of the crew is maintained through a rigorous physical training regime. A specialized yoga module is also incorporated in the physical training curriculum for holistic health management of the astronauts. They will also be assigned for ISRO NASA mission to the International Space Station, announced by the Honorable Prime Minister. This incredible feat will take Bharat to greater heights. Akasha Bhavantam Pratikshate. Now, we move on to the bestowing of wing ceremony. May I now request Chairman ISRO and Secretary Department of Space, Sri S. Somnath, to hand over the wings to Honorable Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, Group Captain Ajit Krishnan, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, Wing Commander Shubhanshu Shukla, Thank you, sir, for doing the honors. I request the astronauts to kindly occupy their seats off the dais. I deem it an honor and pleasure to humbly request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to address the audience. केरला के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, राज्य मंत्री मेरे साथ श्री वी मुरलीधरन जी, इसरो परिवार के सभी सदस्यगण, नमस्कार। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है, जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है। आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है,
अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी, और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, डटे रहिए। देश का आशीर्वाद आपके साथ है। देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको ट्रेनिंग देने में जुटे इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता भी बताना चाहता हूं, और हो सकता है वो बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए। मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है। ये जो 4 साथी हैं, उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है, और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है। उनको अभी और अपने शरीर को, मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का, हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अब ये 4 सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब वो कहीं चाहते होंगे, कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेगा। अब उसको सेल्फी भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए। अब थोड़ा मीडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, उनके परिवारजनों के बाल नोच लेंगे। बचपन में क्या करते थे, यहां कैसे गए, टीचर के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। यानी एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखंड में रुकावट आ सकती है। और इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब रियल स्टोरी शुरू हो रही है। हम जितना उनको सहयोग देंगे, उनके परिवार को सहयोग देंगे, ऐसी कुछ चीजों में न उलझ जाए, उनका ध्यान एक ही रहे, हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। यही भाव रहे। इसलिए हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक एक नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए, चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है। लेकिन इन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। साथियों, यहां इस कार्यक्रम से पहले मुझे गगनयान के बारे में भी विस्तार से जानकारियां दी गई।
अलग अलग इक्विपमेंट के विषय में जानकारी दी गई, उनके ऑपरेशंस के विषय में बताया गया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। मैं यहां मौजूद सभी महिला वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स की हृदय से सराहना करता हूं। लेकिन इसके कारण पुरुष वर्ग नाराज न हो जाए, उनको तो मिलता ही रहता है अभिनंदन। साथियों, भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये योगदान है युवा पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीज बोने का। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन, उसकी उल्टी गिनती लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करती है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। और किसी भी देश के लिए उसकी युवा पीढ़ी की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी पूंजी होती है। मुझे याद है जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग का समय था, पूरे देश के बच्चे उस पल को देख रहे थे। उस पल में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। फिर आया पिछले साल 23 अगस्त का दिन। चंद्रयान की सफल लैंडिंग ने युवा पीढ़ी को एक नए जोश से भर दिया। इस दिन को हमने स्पेस डे के तौर पर मान्यता दी है। आप सभी ने देश को अपनी स्पेस जर्नी में भारत को उपलब्धियों के ऐसे एक से बढ़कर एक पल दिए हैं। स्पेस सेक्टर में हमने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने की सफलता भारत को मिली। एक ही मिशन में 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश हमारा भारत है। चंद्रयान की सफलता के बाद भी
आपने कई उपलब्धियां हासिल की। आपने आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सुरक्षित रूप से अपने ऑर्बिट तक पहुंचाया है। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश ऐसा कर पाए हैं। 2024 को शुरू हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं। इतने कम समय में ही आपने एस्पोसैट और इनसेट 3DS जैसी सफलता हासिल की है। साथियों, आप सभी मिलकर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होगी। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। साथियों, 21वीं सदी का भारत, विकसित होता हुआ भारत, आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। 10 वर्ष पहले पूरे देश में मुश्किल से 1 या 2 स्टार्टअप थे। आज इनकी संख्या 200 पार हो चुकी है। इनमें से अधिकांश स्टार्टअप्स युवाओं द्वारा शुरू किए गए हैं। आज इनमें से कुछ लोग हमारे बीच भी मौजूद है। मैं उनके विजन, उनके टैलेंट और उनकी उद्यमता की सराहना करता हूं। हाल ही में हुए स्पेस रिफॉर्म्स ने इस सेक्टर को नई गति दी है। पिछले हफ्ते ही हमने स्पेस में FDI पॉलिसी भी जारी की है। इसके तहत स्पेस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दे दी गई है। इस रिफॉर्म से दुनिया के बड़े बड़े स्पेस संस्थान भारत आ पाएंगे और यहां के युवाओं को पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। साथियों, हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है।
इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। और स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है, सबको लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। खेती में फसल की देखरेख हो, मौसम की जानकारी हो, साइक्लोन और दूसरी आपदाएं हो, सिंचाई के साधन हो, गाड़ी चलाने में मदद करने वाली मैप हो, ऐसे अनेक काम सैटेलाइट डेटा से ही होता है। भारत के लाखों मछुआरों को नाविक द्वारा सटीक जानकारी मिलने के पीछे भी स्पेस की ताकत है। हमारे सैटेलाइट्स हमारे बॉर्डर को सेफ रखने में भी मदद करते हैं, तो दूर सुदूर इलाकों में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में भी वो भरसक मदद करते हैं। इसलिए विकसित भारत के निर्माण में आप सभी की, इसरो की, पूरे स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं